दोस्तों नमस्कार। जो काम राजनीति नहीं कर पाई वो काम ईडी कर सकती है क्या? जो काम इस देश की राजनीतिक सत्ता से हो नहीं पाया, क्या वह काम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए हो सकता है क्या? जो सपना प्रधानमंत्री ने कांग्रेस मुक्त भारत के तौर पर देखा और सियासत और राजनीति जब उस काम को अंजाम तक दे नहीं पाई, तो क्या वाकई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी उस दिशा में किसी पॉलिटिकल पार्टी को सियासी तौर पर दफन कर सकती है क्या? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के अपने इतिहास में राजनीतिक तौर पर एक दूसरे की राजनीति को खत्म करने की कोशिश इस देश में बहुत बार हुई है, लेकिन ऐसा कोई भी दस्तावेज आपके हाथ में नहीं मिलेगा जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर जिसकी पहचान हो, उस नेता से 5 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, 20 घंटे नहीं, 30 घंटे नहीं, बल्कि 40 घंटे तक पूछताछ हो और उसके बाद फिर बुलावा भेजा जाए कि आपको फिर आना है। एक ट्रेनिंग होती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के भीतर में। आप इतने सक्षम हो और इतने सूक्ष्म तरीके से आपको पूछताछ करनी है कि कम से कम संवाद में ज्यादा से ज्यादा सबूत के तौर पर बातचीत निकल कर आए, क्योंकि वह रिकॉर्ड होती है। लेकिन यह अपने तरीके का पहला मामला है जब कांग्रेस के राहुल गांधी से घंटों दर घंटों, दिन दर दिन लगातार पूछ हो रही है और इस पूछताछ के साथ जो लंबी फहरिस्त सवालों की, उन सवालों को लेकर ईडी संतुष्ट हो नहीं पा रही है। जिस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, उस वक्त सीबीआई की विशेष अदालत ने भी उनसे पूछताछ की थी, सीबीआई ने भी अपने तौर पर पूछताछ की थी। लेकिन घंटे दर घंटे अगर देखिएगा तो इस देश में इतिहास रहा है 22 घंटों का, वह टूट चुका है। अब 40 घंटे पार हैं और आज जब राहुल गांधी ईडी के पास दोबारा 5वें दिन आएंगे तो जाहिर है यह पूछताछ अर्धशतक पार कर चुकी होगी। मुश्किल इतनी बार नहीं है। मुश्किल यह है कि ईडी के पास जो ताकत है वो ताकत सीबीआई के पास भी नहीं है। वो ताकत इस देश में किसी भी एजेंसी के पास नहीं है जिस ताकत के साथ ईडी अपने काम को अंजाम दे सकती है। लेकिन क्या वाकई पूछताछ दर पूछताछ के जरिए किसी राजनीतिक दल को खत्म करने की स्थिति में ईडी आ सकती है? क्योंकि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में तो 122 पॉलिटिशियंस के नाम दिए कि हमें इनसे पूछताछ करनी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा आप इसको झटपट निपटाइए, विलंब मत कीजिए। जो आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस इन पर दर्ज किए हुए हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, इनसे पूछताछ कीजिए, अंजाम तक पहुंचिए। लेकिन अंजाम तक पहुंचने से हटकर अगर लगातार पूछताछ की पूरी लकीर को देखें तो यह लकीर सोनिया गांधी के पूछताछ के दिन से जाकर मिल जाएगी। 23 तारीख को सोनिया गांधी से भी पूछताछ होनी है। और क्या वाकई 40 घंटे पूछताछ में भी किसी भी जांच एजेंसी की हथेली खाली रहती है और पूछताछ सिर्फ इसलिए लंबी की जाती है जिससे वो नेता थकता चला जाए, या फिर उस राजनीतिक दल को जिस करप्शन से जोड़ा जा रहा है उसके बाद वो राजनीतिक हरकत अगर करने इस देश में शुरू करे तो राजनीतिक सत्ता अपने उपकरणों के जरिए क्या इस देश के भीतर में यह मैसेज दे सकती है कि दरअसल यह करप्शन के साथ खड़े हैं, करप्शन के खिलाफ नहीं खड़े हैं? हो सकता है। इस होने और ना होने की परिस्थिति में 3 बातों पर जरा गौर कीजिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी के दर्जन भर नेताओं को ईडी हर दिन बुलाना शुरू कर दे और उसके पास यह ताकत हो, और इस देश की मीडिया हो या दूसरे संस्थान हो या राजनीतिक तौर पर जो भी अपनी ऊर्जा के साथ इस देश के सामने लाया जा रहा हो, उसमें एक सवाल हर जहन में होगा, अपराध किया है तो गड़बड़ी क्या है, पूछताछ तो होगी ही। अगला सवाल, क्या वाकई पूछताछ दर पूछताछ के बाद भी किसी परिणाम तक पहुंच पाने की स्थिति में ईडी कभी नहीं आती है? और अगर ईडी के पास यह ताकत है कि पूछताछ करते करते वह गिरफ्तारी तक पहुंच जाए, तो क्या यह माना जा सकता है कि ईडी की इस ताकत के पीछे राजनीतिक सत्ता की ताकत होती है जिस पे हर कोई खामोशी बरत लेता है, चाहे वह अदालत ही क्यों ना हो? यह दूसरा सवाल था। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि जब आप करप्शन के चार्ज किसी पॉलिटिकल पार्टी पर लगाते हैं, उस करप्शन को लेकर किसी अंजाम तक पहुंच पाने की स्थिति में अगर आपका कन्विक्शन रेट जो है वह 3% से भी कम हो, तो इसके मतलब क्या है?
क्या वाकई इस देश के भीतर में सियासी तौर पर किसी को खत्म करने के लिए ईडी का उपयोग किया जा सकता है या ईडी का उपयोग किया जा रहा है? हम इन सवालों पर आए 2-3 बातों पर गौर कर लीजिए, क्योंकि याद कीजिए सीबीआई को लेकर 8 राज्यों ने कहा था आप हमारे यहां नहीं घुस सकते हैं। उन्होंने खुले तौर पर इस बात का जिक्र किया कि दरअसल केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। उस फेरिस्त में ध्यान दीजिए तो कांग्रेस शासित राज्य, चाहे वो पंजाब उस वक्त कांग्रेस शासित था, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ममता बनर्जी याद कीजिए पश्चिम बंगाल में उसने नहीं घुसने दिया, शिवसेना महाराष्ट्र में जो कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता चला रही है उसने महाराष्ट्र में सीबीआई को नहीं घुसने दिया, केरल में लेफ्ट की सरकार उसने नहीं घुसने दिया, मिजोरम में भी नहीं घुसने दिया। 8 सरकारों ने खुले तौर पर कह दिया हम सीबीआई को घुसने नहीं देंगे, क्योंकि राज्य सरकार की सहमति की जरूरत है और सहमति के बगैर सीबीआई इन राज्यों में घुस नहीं पाएगी। और 1946 का जो कानून सीबीआई के साथ जुड़ा हुआ यह दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। इसमें राज्यों को जानकारी आपको देनी होती है, आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, कौन से आरोप हैं, और जांच तभी होती है जब किसी अदालत के आदेश पर हो, तब राज्य नहीं रोक सकता है, लेकिन अपने तौर पर कभी भी सीबीआई मूव नहीं कर सकती है। अब अगला सवाल, क्या ईडी के साथ ऐसा नहीं है? जी नहीं, ईडी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईडी जो है वो ना तो सीबीआई की तर्ज पर रुक सकती है और ना ही एनआईए के तर्ज पर, उसका दायरा बहुत छोटा है। एनआईए सिर्फ टेररिज्म के मसले को देखती है और सीबीआई करप्शन के मसले को भी देखती है। तमाम तरह के एस्पेक्ट्स को वो देखती टटोलती है और निशाने पर लेती रही। इसका इस्तेमाल कांग्रेस के वक्त में भी हुआ, लेकिन ईडी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के मद्देनजर इससे पहले इतने बड़े व्यापक तौर पर कभी नहीं हुआ। और अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वह किसी परिणाम तक क्यों नहीं पहुंचता है, यह एक दूसरा सवाल है। क्योंकि 2014-15 के बाद जब फाइल खुली नेशनल हेराल्ड की, हर किसी के जहन में यह सवाल तो होना चाहिए अभी तक राहुल गांधी जेल में क्यों नहीं है, सोनिया गांधी जेल में क्यों नहीं है, कांग्रेस के आधे दर्जन नेता जो बाहर है, 2 की तो डेथ भी हो गई, ऑस्कर फर्नांडिस हो या मोतीलाल वोरा उनका तो निधन भी हो गया, लेकिन बाकी अभी तक बाहर क्यों हैं? अगर अपराध हुआ है तो उनको जेल में होना चाहिए, यह सवाल है। लेकिन हम एक लंबा खींचेंगे और पॉलिटिकल तौर पर किसी को थकाकर चूर करके उसकी सियासत को जनता के भीतर ही मनोवैज्ञानिक तरीके से दफन करने की परिस्थितियों को लाया जाएगा। यह होता है राजनीतिक इस्तेमाल की एक अनूठी प्रक्रिया। जाहिर है 5वें दिन भी आज जा रहे हैं राहुल गांधी, 10 घंटे फिर पूछताछ होगी, 50 घंटे का आंकड़ा पार कर जाएगा, फिर उसके 1 दिन के बाद फिर बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद सोनिया गांधी से सिलसिला शुरू होगा। फिर सोनिया गांधी ने जो कहा है और राहुल ने जो कहा है उसको मिलाकर सामने रखने की प्रक्रिया में ईडी आएगी, कहेगी उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकती। एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में रास्ता आखिरी तक नहीं जाता है जहां पर आप सजा देने का जिक्र कर सके। अब सोचिए ईडी के पास पावर क्या है। ईडी को ना तो सीबीआई के तर्ज पर राज्यों की इजाजत चाहिए, ना ही एनआईए के तर्ज पर सिर्फ टेरर के मसलों को देखना चाहिए, वह उसके आगे जाती है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब मनी लॉन्ड्रिंग यानी नंबर 2 के पैसों के हेरफेर का जिक्र करती है तो वो कोई भी हो, वह नेता हो, बड़ा पॉलिटिशियन हो, सांसद हो, विधायक हो, व्यापारी हो, कॉरपोरेट हो, आतंकियों को मदद करने वाला शख्स हो, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा वाला शख्स हो, सभी से पूछताछ कर सकती है और उसको अदालत की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना ही नहीं, सीबीआई के केस में या बाकी केसेस में कोई भी अदालत में चला जाता है कि हमको गिरफ्तार किया जा सकता है, हमको आप जमानत दे दीजिए। आप ईडी की जांच में ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली के, केजरीवाल की पॉलिटिकल पार्टी के, कहां पर है? जेल में है, उनको जमानत नहीं मिलेगी। अभी उनको और लंबा खींचा जाएगा। तो राजनीतिक तौर पर कमजोर किसे कैसे करना है, क्या ईडी इस्तेमाल इसलिए हो रहा है या ईडी वाकई उस बात को परख रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग के आसरे हमको पूछताछ का पूरा अधिकार है, जाहिर अधिकार है। अगला सवाल, जमानत क्यों मिलेगी और इस बात की चर्चा क्यों निकल पड़ी है कि एक वक्त के बाद राहुल गांधी को गिरफ्तार भी किया जाएगा क्या? यह बड़ा ही सिंबॉलिक एस्पेक्ट है, क्योंकि जब आप अदालत में जाते हैं तो अदालत कहती है कि हम अपने तौर पर तय नहीं करेंगे और आपको हम जमानत नहीं दे सकते हैं। जो ईडी की तरफ का सरकारी वकील है वो आकर हमको पहले बताए कि हां इस रूप में इसको जो पूछताछ हो रही है वो सही है, और अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे वो सही है तो सही है, फिर हम आपको जमानत नहीं देंगे। लेकिन उसके एब्सेंस में यानी उसकी गैर मौजूदगी में हम आपको जमानत नहीं दे सकते हैं।
अब सवाल यह है कि सरकारी वकील की दलील तो सुननी पड़ेगी। उसके बाद यह है कि जब इन सब को सुनने के बाद अदालत को लगता है कि दरअसल जमानत मांगने वाला शख्स जो है दोषी नहीं है, तब उसको जमानत दी जा सकती है। लेकिन कोई ऐसा केस आज तक नहीं आया जहां पर अदालत को यह लगने लगे कि दरअसल ईडी जो कर रही है वह गलत कर रही है और जो जमानत लेने आया है वह सही है। इस दिशा में पॉलिटिशियंस को लेकर आज तक कोई केस नहीं। इन जनरल स्थिति यह है कि ईडी ने जितनी भी पूछताछ की है, अपने तौर पर पूछताछ का सिलसिला जो 22 घंटे का था वो सीबीआई का था। ईडी ने अपने तौर पर मैक्सिमम पूछताछ जो की है वह 10 से 11 घंटे के आगे गई नहीं है। लेकिन यहां पर तो 40 घंटे 50 घंटे कुछ भी जा सकता है, क्योंकि उसके पास वो ताकत है और राजनीतिक तौर पर एक बड़ी ताकत उसके पीछे आकर खड़ी हो चली है। अब यहां पर अगला सवाल यह आता है कि दरअसल क्या यह माना जाए कि जो जांच अधिकारी हैं, अगर उनको राजनीतिक सत्ता की ताकत मिली हुई है तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और इस देश की कोई भी अदालत कुछ नहीं करेगी क्या? पहला सवाल है ये, अदालत नहीं कर सकती है, ये ईडी के दायरे से बाहर हो गया। अगला सवाल, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट भी इस दिशा में कुछ नहीं कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यह कहकर खटखटा सकता है कोई कि देखिए, जब इनका कन्विक्शन रेट 3% के आगे जाता नहीं है और ये हमसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं तो इसके मतलब मायने क्या होंगे? सुप्रीम कोर्ट इसे सुनेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगा जी नहीं। अभी आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, उनसे जुड़ी अदालत में भी दरख्वास्त कर सकते हैं, स्पेशल कोर्ट में भी जा सकते हैं। वहां पहले सरकारी वकील जो कहते हैं उनकी बात सुनी जाएगी और वो अपनी रिपोर्ट के आधार पर चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो हम आपको सुन सकते हैं। ईडी तो कमाल की हथियार के तौर पर राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया गया? जो सबसे बड़ा सवाल इसके भीतर में आता है, क्या कांग्रेस को खत्म करने के लिए ईडी का इस्तेमाल हो रहा है राजनीतिक ताकत के तौर पर? क्योंकि इस दौर में अगर भारत की अर्थव्यवस्था के समानांतर जो भी आर्थिक सुधार को लेकर या इस देश के किसी भी क्षेत्र में जो भी रिफॉर्म की सोच राजनीतिक सत्ता यानी मोदी सत्ता ने अपने तौर पर देश के सामने रखी, उसमें हर चीज को लेकर उसको ऊपर उल्टा दांव क्यों पड़ गया? चाहे वो डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का सवाल हो, चाहे जीएसटी का सवाल हो, चाहे वन पेंशन वन रैंक को लेकर बड़ा सवाल उछला हो इस देश के भीतर में, या फिर उससे हटकर किसानों की रिफॉर्म का जिक्र जब किया गया था, या फिर अब जो है अग्निपथ का जिक्र हो रहा है। अगर आप ध्यान दीजिए, चाहे वो सीएनआरसी का भी जिक्र कर सकते हैं। एक वक्त देश के गृह मंत्री कुछ कह रहे थे, प्रधानमंत्री ने कुछ कह दिया। ये सारा सिलसिला बताता है कि जब कोई राजनीतिक सत्ता पॉलिसीगत तरीके से जब चीजों को सामने रखती है और उन सामने रखी चीजों को जनता स्वीकार नहीं करती है, तो फिर वह पॉलिटिकल पार्टी जो इस देश में आगे चीजों को ले जा सकती है राजनीतिक तौर पर, वह क्षेत्रीय पार्टी नहीं हो सकती है। वो ममता अपने तौर पर पूरे देश में चीजों को नहीं ले जा सकती है, केजरीवाल अपने तौर पर नहीं ले जा सकते हैं, जगन रेड्डी नहीं ले जा सकते हैं, चंद्रशेखर राव नहीं ले जा सकते हैं। ये फैक्ट है। स्टालिन नहीं ले जा सकते हैं, लेफ्ट नहीं ले जा सकती है, क्योंकि देश भर के भीतर का जो वोट बैंक और राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अगर चीजों को परखेंगे तो कांग्रेस के बिना विपक्ष अधूरा है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल सबसे बड़ा यह आता है कि क्या वाकई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कांग्रेस की गैर मौजूदगी अगर इशू को लेकर हो जाए, खासतौर से जैसे अभी अग्निपथ को लेकर बातें चल रही हैं, अब कांग्रेस के सामने दोहरा संकट है। वह अपने नेता राहुल गांधी को लेकर सड़क पर विरोध करने उतर रहा है, दूसरी तरफ देश का युवा जो है वह अपने मुद्दों को लेकर उभर रहा है, तो कांग्रेस थोड़ा सा डाइवर्ट होती है। एक दिन वह उसका जिक्र भी करती है कि देखिए अग्निपथ गलत है, और राहुल गांधी का भी जिक्र कर रही है। राष्ट्रपति से कांग्रेस के नेता मिलने चले जाते हैं कि ये देखिए अग्निपथ भी गलत है और जिस तरह से ईडी पूछताछ कर रही है वह भी गलत है। तो कहीं चीजें पॉलिटिकल तौर पर कैसे खेली जानी है, अगर राजनीतिक सत्ता का ध्यान पूरे तरीके से इसी बात को लेकर हो, तो फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है? उसके आगे का सवाल यह है कि सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है। अगर आप ध्यान दीजिए तो दर्जन भर नेता और राज्यों में जिन कांग्रेसी नेताओं की अपनी पहचान और अपना वोट बैंक है, वह भी बीजेपी के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर राहुल गांधी खुले तौर पर कांग्रेस के जरिए बीजेपी को निशाने पर लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हैं, तो क्या दूसरे नेता क्यों नहीं लेते हैं? यह पहला सवाल आएगा किसी के जहन में भी, क्योंकि लिस्ट तो लंबी है। राहुल गांधी,
ईडी के दायरे में, सोनिया गांधी ईडी के दायरे में जिनसे पूछताछ होनी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा में वोट बैंक जिनके पास है और G23 से निकल कर आए और उसके बाद उनको ग्रुप 23 से निकाल कर हरियाणा सौंप दिया गया, उस खेल के भीतर में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से उनकी राज्यसभा की सीट अपने नेता अजय माकन को ना जिता पाए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या बहुत तीखे तरीके से बीजेपी या नरेंद्र मोदी पर निशाना कभी आपने साधते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि जो मसला जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड जो AGL है उसको जो जमीन दी गई थी, उस जमीन से जुड़ा हुआ मसला और घपला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़ा हुआ है। इन्होंने 59,29,000 की जमीन जो थी उसमें दे दी थी, जबकि उसकी प्राइस जो थी, मार्केट प्राइस थी, वह तकरीबन 65 करोड़ की थी। तो 65 करोड़ की जमीन अगर आप 70 लाख में किसी को दे देते हैं तो ईडी जांच करेगी ही, लेकिन ईडी उसके परिणाम तक नहीं पहुंचेगी। ठीक उसी तरीके से जैसे रॉबर्ट वड्रा को अभी तक जेल में होना चाहिए था, क्योंकि 2012-13 में जो कहा जा रहा था और देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी उस समय जितने जीरो लगाते थे कि इतना का घपला घोटाला हुआ है और बोलते थे कि 10 जनपद तक यह पहुंच जाता है, तो अभी तक तो सोनिया गांधी को जेल में होना चाहिए था, रॉबर्ट वड्रा को जेल में होना चाहिए था। क्यों नहीं है? कितने साल चाहिए आपको? 8 साल तो हो गए राजनीतिक सत्ता को करते हुए, फिर क्या गड़बड़ी है? उसके बाद देखिए, जैसे ही इस भूखंड को जब्त भी किया ईडी ने, अब भूखंड भी जब्त कर लिया, क्योंकि जो 65 करोड़ के जमीन थी वो अगर 70 लाख रुपए में दी गई तो उस भूखंड को ईडी ने जब्त कर लिया। तो जिसने गड़बड़ी की उसको हमने खुला छोड़ दिया, उस भूखंड को जब्त कर लिया और मैसेज दिया कि हम कुछ कर रहे हैं। कर्नाटक के नेता डी शिव कुमार, टैक्स चोरी का मसला, आय से अधिक संपत्ति का मसला, इनको भी दायरे में ले लिया गया। गहलोत साहब के भाई है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उन पे पिछले हफ्ते ही छापा फिर से पड़ा, दूसरी बार छापा पड़ा, और वो कह रहे थे कि मैं मिलने जा रहा हूं ईडी से और पूछूंगा कि महाराज ये क्या हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, मैं दरख्वास्त करूंगा, जो कार्रवाई होनी है जल्दी हो जाए। लेकिन छापा पड़ा। मैसेज क्या गया? एक परसेप्शन बनेगा कि दरअसल इस देश के भीतर में करप्शन जो है, वो करप्शन का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ जुड़ा है। किसी भी जर्नलिस्ट का भी यह सवाल होगा और शायद एक आम व्यक्ति का भी सवाल होगा कि जब उसने करप्शन किया है तो उसको सजा क्यों नहीं होती है? ये पूछताछ 40-50 घंटे हो, बार बार नोटिस दिए जाएं, छापा मारा जाए, कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले जाएं, फिर एक नई परिस्थिति में लाकर चीजों को रख दिया जाए। क्या यही इस देश में जांच एजेंसी का कार्य है? क्योंकि जांच एजेंसी कोई आसमान से टपकी हुई इंस्टीट्यूशन के तौर पर नहीं है और उसकी जिंदगी इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से ही चलती है। फिर क्या दिक्कत है आपको? उसके बाद देखिए, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम दोनों जेल में क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के ऊपर जो विदेशी निवेश के लिए जो अपने एक चैनल को लेकर जिसमें पैसा डाइवर्ट कराया गया, जिस रूप में जेल में होने चाहिए। विदेशी निवेश आप कैसे इस रूप में गलत तरीके से करा सकते हैं? और कहा गया पैसा घुमाया गया हवाला के जरिए, जो जो आरोप लगाए गए, हालांकि 18 आरोप हैं, उन तमाम आरोपों को परखने के बाद एक आम आदमी तो साहब जिंदगी मुश्किल हो जाए जीने की। लेकिन चिदम्बरम साहब राज्यसभा पहुंच गए हैं। कार्ति चिदम्बरम खुले तौर पर कहते हैं हमारी जांच कर लो, हमारे पास कुछ नहीं है। यह कहने की हिम्मत उनमें कहां से आ जाती है? अगर अपराध किया है, क्राइम किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, हवाला से जुड़े रहे हैं। उसके बाद आइए, रॉबर्ट वड्रा से 11 बार पूछताछ हो गई है और जो बीकानेर की जो कौड़ियों की मोल जो जमीन खरीदी गई थी उसको ऊंचे दाम पर उन्होंने बेच दिया, यानी सरकार से कम दाम पे लिया और ऊंचे दाम पर प्रॉफिट। सीधा केस बनता है, बनाइए, अंदर डालिए, नहीं हम पूछताछ करेंगे। 11 बार पूछताछ कर चुके हैं। इन 11 बार के पूछताछ में ये 40-50 घंटे पार नहीं करेंगे। 2-2 घंटे का मैसेज था कि दामाद जी को बुलाया गया है, फिर छोड़ दिया गया है। जनता 2014 से इंतजार कर रही है, कुछ तो हो, जेल तो जाएं ना, जेल भी नहीं जाएंगे। उसके बाद अहमद पटेल के बेटे हैं फैजल पटेल, इनका भी एक घालमेल मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा गया। इससे पहले गहलोत का जो जिक्र हम कर रहे थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है उनके भाई हैं अग्रसेन गहलोत, इनका फर्टिलाइजर का घोटाला था जिसके लिहाज से पिछले हफ्ते छापा मारा गया। कमलनाथ के भांजे हैं रतुल पुरी, यह भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में आ जाते हैं। सुरेश कलमाड़ी आपको याद होगा, जो सीट कॉमनवेल्थ का मसला था। कॉमनवेल्थ कब हुआ था? 9-10 का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। क्या हुआ? बाहर है, मजे में है, पुणे में रईसी में रहते हैं। पुणे कभी जाइए तो उनसे मुलाकात कर सकते हैं, क्यों नहीं है जेल में। और क्यों वो बाहर है? जब इतना बड़ा घपला घोटाला, उस दौर की खबरों को देख लीजिए, तमाम रिपोर्ट्स को देख लीजिए, न्यूज़ चैनलों में क्या परोसा गया सब देख लीजिए। उसके बाद आइए अशोक चौहान, राजस्थान कांग्रेस, महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं, वह भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत
ईडी की लिस्ट में आते हैं। नवीन जिंदल बेचारे व्यापारी, लेकिन ये बेचारे व्यापारी जो थे अगर घपला घोटाला कर रहे थे तो इनको पॉलिटिकली अपने आप को शिफ्ट करना पड़ा, अपने आप को पीएमओ के नज़दीक लाने के लिए बड़े मेहनत मशक्कत करनी पड़ी और धीरे धीरे उनकी फाइल अभी बंद पड़ी है। वो फाइल क्यों नहीं खुल रही है? अगर गड़बड़ी हुई है तो खुल जानी चाहिए। एक रेवनाथ रेड्डी साहब हैं कांग्रेस के, जो दक्षिण भारत से आते हैं, और वेंकट रमन रेड्डी भी हैं, ये भी बाहर से आते हैं। फिर याद कीजिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये तो कहते थे कि इनकी फाइल तो बड़ी मोटी फाइल है, इसीलिए ये कांग्रेस छोड़कर शिफ्ट हो गए और बीजेपी के नज़दीक पहुंच गए। और उसके बाद कांग्रेस ने इन्हें जिस रूप में निकाला, जो कुछ हुआ, लेकिन इनकी फाइल क्यों है? इतनी मोटी फाइल इनकी भी है। यह भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इनके साथ भी जुड़ा हुआ है। ईडी की लिस्ट में इनका नाम तीसरे चौथे नंबर पर है। फिर क्यों बंद है ये फाइल? दिगंबर कामत कांग्रेस के नेता, इनकी फाइल क्यों बंद है? यानी ध्यान दीजिए, तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को राजनीतिक तौर पर थका देना और उस पॉलिटिकल पार्टी का परसेप्शन जनता के भीतर यह कहकर उभार देना कि दरअसल यह पॉलिटिकल पार्टी करप्शन का अड्डा है, लेकिन हम सजा तक नहीं पहुंचेंगे, हम एक पूरी प्रक्रिया को इस रूप में जीना शुरू करेंगे जिसके जरिए मैसेज एक ही निकल कर आए और जनता के भीतर एक ही सवाल रहे, करप्शन तो हुआ है तो पूछताछ से क्यों घबराहट? सवाल सिर्फ इतना है कि इस देश के भीतर में करप्शन जो था उन इंस्टीट्यूशंस में था जो इंस्टीट्यूशंस जांच एजेंसी और प्रीमियर जांच एजेंसी के तौर पर जिनकी इस देश में पहचान रही है। वो पुलिस किस रूप में डाइल्यूट हुई, सीबीआई किस रूप में तोता बन गई और ईडी किस रूप में एक बेहतरीन हथियार के तौर पर इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर अगर की जा रही है, तो ये सारी परिस्थितियां इस देश के उस विकास से जुड़ी हुई है जिसमें पॉलिटिकल फिलॉसफी ही देश को बनाती है और देश को सियासत साधने के लिए कहीं तैयार करती है। तो क्या यह माना जा सकता है कि राजनीतिक सत्ता मौजूदा वक्त में ये हथियार को इस रूप में इस्तेमाल करने से चूक नहीं रही है? उसे पता है कि अब उसे बरसों बरस सत्ता में रहना है, या फिर जब भी उसे लगता है कि राजनीतिक सत्ता कहीं डगमगा ना जाए तो इसीलिए वह इन इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके एक पॉलिटिकल परसेप्शन इस देश के भीतर में बनाने की तैयारी करता है कि विपक्ष कितना करप्ट है। क्योंकि इस फेरिस्त में जब हमने परखना शुरू किया और हमारी टीम ने बताया कि दरअसल बीजेपी के 22 नेताओं के नाम भी ईडी के पास हैं, वो आज से नहीं है, वह भी उस दौर में चले जाइए जब मनमोहन सिंह की राजनीतिक सत्ता थी। और पहले जाना चाहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के 3 बीजेपी के नेता हैं, लेकिन आज तक चीजें वैसी की वैसी ही चल रही है। क्यों चल रही है? ईडी ने उनको घेरा क्यों नहीं? कभी पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया? या फिर कांग्रेस की सत्ता के वक्त में ईडी का इस्तेमाल इस तौर पर क्यों नहीं हो पाया? क्या मनमोहन सिंह नादान थे? कांग्रेस पार्टी नादान थी? मसला क्या है? आखिर के 3 सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला सवाल, क्या वाकई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए जो पूरी लिस्ट है, जब उन्होंने हाथ राहुल गांधी पर डाला है, तो यह धीरे 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 इस राजनीति को इतना थका देगा, कांग्रेस की राजनीति को, जो सत्याग्रह से शुरू होकर अब रेल और सड़क तक आ गई है, धरना प्रदर्शन करने लगी है। एक तरह से युवा कांग्रेस के भीतर का आक्रोश भी सड़कों पर नजर आ रहा है, सोशल मीडिया में भी चीजें नजर आने लगी हैं। क्या इसको एक समानांतर में मैसेज सरकार देगी कि देखिए ये करप्ट लोग हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या इस देश की राजनीतिक सत्ता इतनी ताकतवर है कि उसे इस बात का एहसास हो चला है कि अब वो विपक्ष में कभी नहीं आएगी, या जब तक जिंदगी है तब तक वो सत्ता में रहेगी और इसके लिए ही वो जमीन बनाने को एक सिंगल पॉइंट प्रोग्राम लेकर चल रही है? और तीसरी बात, क्या इस देश के भीतर इतनी खटास पैदा हो चली है जिसमें क्या राजनीतिक सत्ता, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, क्या इस देश के ब्यूरोक्रेट्स और क्या पॉलिटिशियंस, सब की स्थिति इतनी नाजुक और इतनी डाइल्यूट हो गई है कि कोई सी में भी नैतिक बल नहीं बचा है कि वो खड़ा हो सके। और इस देश के लोग जो अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोलते हैं या सरकार का विरोध करते हैं, इस दौर में कोई नेता नहीं है जो नैतिक तौर पर इस रूप में ईमानदारी के साथ उभर कर सामने आए कि मैं खड़ा हूं। यानी जो भी खड़ा होगा उसको दागदार बताने के लिए ही पूरी राजनीतिक सत्ता तमाम यंत्रों और हथियारों के साथ और इंस्टीट्यूशंस के साथ लग जाएगी।
30, 40, 50 घंटे, ये 50 घंटे 100 घंटे भी हो सकते हैं। ये 100 घंटे 24 घंटे की गिरफ्तारी की दिशा में भी जा सकते हैं। ये सारी परिस्थितियों के भीत में भारत कहाँ पर है और भारत को राजनीतिक सत्ता के जरिए किस दिशा में जाना है, यह अपने आप में सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।